बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है उमरू अय्यार की मुकम्मल कहानी, उमरू और बौने डाकू। ख्वाजा उमरू अय्यार ने रात का खाना खाया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगा कि काफ़ी अरसा से उसने जादूगरों को नहीं लूटा। अगर वो इसी तरह घर में बेकार पड़ा रहा तो अपने दर पर आने वाले हाजतमंदों की ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा। यतीमों, गरीबों, ज़रूरतमंदों और बेवाओं की मदद करने के लिए उसे तिलिस्म होशरुबा जाकर जादूगरों की दौलत हासिल करनी चाहिए। अभी उसने इतना ही सोचा था कि उसकी बीवी की चीख सुनाई दी और उमरू अय्यार चौंक पड़ा। क्या हुआ बेगम, क्या बिच्छू ने काट खाया है जो चीख रही हो? उमरू अय्यार ने चिल्लाते हुए कहा, सरताज सरताज बच्चे। बाहर से उमरू की बीवी चांद तारा की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ला हौल विला कुव्वत। अरे बेगम, हमारे घर में कभी चिड़िया के बच्चे भी पैदा नहीं हुए तो हमारे बच्चे कहाँ से आ गए? उमरू ने उठते हुए हंसकर कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन कमरे से बाहर आते ही वो हैरत के मारे उछल पड़ा। सहन में 3 हट्टे कट्टे और सेहतमंद बच्चे हाथों में चमकती हुई तेज धार तलवारें लिए खड़े थे, जबकि उसकी बेगम सीने पर हाथ रखे खौफजदा अंदाज में एक तरफ खड़ी उन बच्चों की तरफ देख रही थी। अरे बेगम, मुबारक हो, कुदरत ने बुढ़ापे में इकट्ठे 3 बच्चे दे दिए हैं। फौरन शुक्राने के नफल अदा करो। उमरू अय्यार ने मुसरत भरे लहजे में कहा। क्या कह रहे हो सरताज, ये बच्चे नहीं हैं। चांद तारा ने कांपते हुए कहा, बच्चे नहीं हैं तो कच्चे होंगे। ताज़ा पैदा होने वाले फल कच्चे ही पैदा होते हैं। उमरू ने हंसते हुए कहा, मगर इनके हाथों में तलवारें हैं सरताज। चांद तारा ने खौफजदा लहजे में कहा, तलवारें ना हो तो क्या मूलियां होनी चाहिए? बेवकूफ़ औरत, हमारे बच्चे पैदाइशी बहादुर और जंगजू हैं। उमरू ने फैसला कुन लहजे में कहा, सठिया गए हो क्या सरताज? आंखें खोलकर गौर से देखो, इनकी लंबी लंबी मूंछें भी हैं। चांद तारा ने चिल्लाते हुए कहा, हाय मूंछें? ये तुम्हारे बच्चे हैं या चूहे के बच्चे कि पैदा होते ही मूंछें लंबी कर ली? उमरू ने हैरत से उछलते हुए कहा और फिर उसने 2 कदम आगे बढ़कर गौर से उन बच्चों को देखा तो हैरत से उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वो तीनों बच्चे नहीं बल्कि जवान थे मगर बौने थे। उनके कद सिर्फ 3 फुट के करीब थे और उनकी तलवारें भी तकरीबन 1.5 फुट लंबी थीं। उनके चेहरों पर दाढ़ी और मूंछें मौजूद थीं और वह शक्ल से खतरनाक लग रहे थे। उमरू, जिंदगी चाहते हो तो सारी दौलत निकाल कर हमारे हवाले कर दो, वरना मारे जाओगे। अचानक एक बौने ने उमरू से मुखातिब होकर कहा, बको मत, कौन हो तुम? उमरू ने जल्दी से अपनी तलवार निकालते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, हम डाकू हैं और तुमसे वो दौलत छीनने आए हैं जो तुमने जादूगरों को लूट कर जमा कर रखी है। दूसरे बौने ने कहा और फिर तीनों बौने तलवारें सौंधकर उमरू की तरफ लपके तो उमरू बौखला गया। हाय मैं मर गई, ये तो डाकू हैं सरताज। चांद तारा ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, रुक जाओ, पहले अपना तारुफ कराओ, कहीं खौफ से मेरी बेगम का सांस ना बंद हो जाए। उमरू ने तलवारें लहराकर अपनी तरफ बढ़ते हुए बौनों से कहा तो तीनों बौने अपनी जगह रुककर उमरू को घूरने लगे। तारुफ की क्या जरूरत है उमरू, हम तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने नहीं आए बल्कि तुम्हारी दौलत लूटने आए हैं। एक बौने ने उमरू को घूरते हुए कहा, बको मत, मेरी दौलत लूटना तुम्हारे बस से बाहर है, कहाँ से आए हो तुम? उमरू ने बौने को डांटते हुए कहा, तिलिस्म बौलान से, जल्दी से अपनी दौलत हमारे हवाले कर दो। एक बौने ने कहा जो दूसरों का सरदार लगता था, हरगिज नहीं, मैं अपनी बीवी तो तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ लेकिन दौलत नहीं। उमरू ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, क्यों? तुम्हारी बीवी का हमने अचार डालना है, हमें दौलत चाहिए, तुम्हारी बीवी नहीं। सरदार बौने ने उमरू को घूरते हुए कहा, सरदार जल्दी से उमरू को कत्ल करो और दौलत लूट कर वापिस चलो। दूसरे बौने ने सरदार बौने से कहा, ओ सरदार के चमचे, मुझे कत्ल करना इतना आसान होता तो तिलिस्म होशरुबा के जादूगर मुझे सैकड़ों बार कत्ल कर चुके होते। लेकिन अगर तुम सच सच बता दो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है तो मैं अपनी दौलत तुम लोगों को दे दूंगा। उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा, हमें सामरा जादूगरनी ने भेजा है और हम उसके गुलाम हैं। सरदार बौने ने उमरू को घूरते हुए कहा, सामरा जादूगरनी के पास दूसरे गुलाम नहीं थे जो उसने तुम बौनों को मेरे हाथों मरने के लिए भेज दिया है। उमरू ने घुर्राते हुए कहा, हम तिलिस्मी बौने हैं और तुम हमें हलाक नहीं कर सकते। सरदार बौने ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि सामरा जादूगरनी को मेरी दौलत की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या वो गरीब है? उमरू ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, नहीं, वह तिलिस्म बौलान के गवर्नर काचान जादूगर की बेटी है। काचान जादूगर उसकी शादी करना चाहता था लेकिन सामरा जादूगरनी ने इनकार कर दिया। उसने अहद कर रखा है कि वो जादूगरों के सबसे बड़े दुश्मन और लुटेरे
उमरू अय्यार से वो तमाम दौलत वापस हासिल करेगी जो उसने जादूगरों से लूटी है। इसके बाद ही वो शादी करेगी। सरदार बौने ने मुसलसल बोलते हुए कहा। समझ गया। अब बताओ कितनी दौलत तुम्हारे हवाले करूं? उमरू ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो सारी दौलत जो तुम्हारे पास है, सरदार बौने ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, तुम यहाँ ठहरो। मेरी बीवी का ख्याल रखना, कहीं ये बेहोश ना हो जाए। मैं दौलत निकाल कर लाता हूँ। उमरू ने सरदार बौने की तरफ देखते हुए कहा और पलट कर कमरे की तरफ बढ़ गया। सरताज, ये डाकू मुझे मार डालेंगे। चांद तारा ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। कोई बात नहीं, तुम मर गई तो मैं सामरा जादूगरनी से शादी कर लूंगा। उमरू ने हंसते हुए कहा तो उसकी बीवी ने गुस्से से उमरू को घूरा, लेकिन उमरू जल्दी से कमरे में दाखिल हो गया। अंदर आकर उसने अपनी जंबील से सुलेमानी चादर निकाली और ओढ़ ली। अब वो किसी को नजर ना आ सकता था। फिर वो तलवार हैदरी लिए कमरे से बाहर आया और दबे पांव सरदार बौने के करीब पहुंचकर उसने तलवार हैदरी के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। ये देखकर बाकी दोनों बौने घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन उमरू उन्हें कहीं नजर न आया और उसी लम्हे उमरू ने चुपके से एक और बौने के करीब पहुंचकर उस पर वार कर दिया। बौना तड़पता हुआ गिरा, जबकि पहला बौना हलाक होते ही गायब हो चुका था। दूसरा बौना भी गायब हो गया तो तीसरा बौना खौफजदा होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। रुक जाओ बदबख्त, तुम्हें मैं मुआफ करता हूँ, लेकिन मेरी बात सुन लो, उमरू ने चिल्लाते हुए कहा तो वो बौना रुक गया। क्या बात है उमरू भाई? बौने ने लरजते हुए लहजे में कहा। सामरा जादूगरनी से कहना कि मेरी मर्जी के बगैर मेरी बीवी आज तक मुझसे एक अशरफी हासिल नहीं कर सकी, तो वह मुझसे मेरी सारी दौलत कैसे छीन सकती है? बेहतर यही है कि मुझसे टक्कर लेने की बजाय शादी कर ले, वरना फिर मैं खुद उससे शादी करके उसे अपनी बीवी की कनीज बना दूंगा। उमरू ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो उसका पैगाम सुनकर बौना डाकू दरवाजे के पास पहुंचकर गायब हो गया। तो उमरू ने तलवार हैदरी और सर से सुलेमानी चादर उतार कर जंबील में रख ली। सरताज, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें सामरा जादूगरनी से शादी नहीं करने दूंगी। चांद तारा ने उमरू को घूरते हुए कहा। क्यों? आखिर तुम्हें घर के कामकाज के लिए एक मुलाजमा चाहिए ना? सामरा जादूगरनी को तुम्हारी मुलाजमा बनाकर मैं हज पर चला जाऊंगा। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम हज पर जाओगे? सारी उम्र लूट मार करते रहे हो, तुम्हारा हज कैसे कबूल होगा? चांद तारा ने तंजिया लहजे में कहा। देखो बेगम, ये मेरा और मेरे परवरदिगार का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा। बस मैंने कह दिया है कि तुमने दूसरी शादी की तो मैं जहर खा लूंगी। चांद तारा ने धमकी देते हुए कहा। सच? अभी लाता हूं तुम्हारे लिए जहर, अपनी बात पर कायम रहना। उमरू ने खुशी से चहकते हुए कहा और फिर वह पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसकी बीवी घबरा गई और उसने उमरू को पुकारा। मुझे मत रोको बेगम, मैं जहर लेने जा रहा हूँ, तुम अपने कफन दफन का इंतजाम कर लो। उमरू ने कहा और दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। तिलिस्म बौलान के गवर्नर काचान जादूगर की इकलौती बेटी सामरा जादूगरनी बेहद खूबसूरत और चालाक थी। वो कई वर्षों से सुन रही थी कि एक इस्लामी मुल्क का बूढ़ा और कमज़ोर सा मुसलमान ख्वाजा उमरू अय्यार जादूगरों का सख्त दुश्मन है और दुनिया में उमरू से बड़ा अय्यार कोई नहीं है। वह बूढ़ा अय्यार जादूगरों का मुकाबला अपनी अय्यारियों से करता है और अब तक तिलिस्म होशरुबा के सैकड़ों बहादुर जादूगरों को कत्ल करके उनकी दौलत लूट चुका है। कई मर्तबा वो तिलिस्म बौलान में भी लूट मार करके जादूगरों को कंगाल कर चुका है, मगर आज तक उमरू अय्यार को कोई जादूगर कत्ल या गिरफ्तार नहीं कर सका। सामरा जादूगरनी ने यह भी सुन रखा था कि तिलिस्म होशरुबा के शहनशाह अफरासियाब ने उमरू अय्यार की गिरफ्तारी पर भारी इनाम मुकर्रर कर रखा है, लेकिन हर मर्तबा उमरू अय्यारी करके किसी जादूगर को अपना हमशक्ल बनाकर शहनशाह अफरासियाब के सामने पेश करता है और इनाम लेकर भाग जाता है। उमरू के इन कारनामों से सामरा जादूगरनी बेहद मुतासिर थी। उसने सोच रखा था कि अगर कभी उसे मौका मिला तो वो उमरू से मुकाबला करेगी और अगर उमरू ने अय्यारी में उसे शिकस्त दे दी तो वो उमरू से शादी कर लेगी। उसके दिल में उमरू के लिए शदीद नफरत थी और वो चाहती थी कि उमरू को शिकस्त देकर उससे वो सारी दौलत छीन ले जो उमरू ने जादूगरों को लूटकर इकट्ठी की थी। सामरा जादूगरनी ये भी चाहती थी कि उमरू को गिरफ्तार करके शहनशाह अफरासियाब के सामने पेश करे ताकि दुनिया उसे उमरू से बड़ी अय्यारा तस्लीम कर ले। चुनाचे उसने 3 बरस तक तिलिस्म बौलान के माहिर उस्तादों से अय्यारी के गुर सीखे। वो जवान हो चुकी थी और उसका गवर्नर बाप काचान जादूगर उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन काचान जादूगर की ख्वाहिश सुनकर सामरा जादूगरनी ने शादी से इनकार कर दिया। अब्बा जान, मैंने फैसला कर रखा है कि मैं पहले जादूगरों के दुश्मन उमरू अय्यार को गिरफ्तार करूंगी और बाद में शादी करूंगी। सामरा जादूगरनी ने कहा। बेटी,
मुझे अंदेशा है कि उमरू तुम्हें हलाक ना कर दे, क्योंकि वो बेहद खतरनाक आदमी है। काचान जादूगर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। आप फिक्र मत करें अब्बाजान, मैं उमरू को ऐसे दबोचूंगी जैसे उकाब कबूतर को दबोचता है। सामरा जादूगरनी ने हंसते हुए कहा, खैर जैसे तुम्हारी मर्जी, जो दिल चाहे करो, लेकिन उमरू के खिलाफ निहायत सोच समझ कर कदम उठाना। काचान जादूगर ने सामरा जादूगरनी की जिद से मजबूर होकर कहा। तो सामरा जादूगर ने खुश हो गई। उसने अपने कमरे में आकर गुंदे हुए आटे से 3 छोटे छोटे पुतले बनाए और फिर एक मंत्र पढ़कर उन पुतलों पर फूंक मारी तो पुतले हरकत करने लगे। चंद लम्हों बाद पुतले गोश्त पोस्त के जीते जागते इंसान बन गए और उनकी जिसामत भी बढ़ गई। अब वो तकरीबन 3.5 फुट लंबे जवान बौने नजर आ रहे थे, जिनके हाथों में छोटी छोटी मगर तेज धार तलवारें थीं। बोनो ने सामरा जादूगरनी को अदब से सलाम किया। मेरे गुलाम बोनो, तुम उमरू अय्यार के घर जाओ और उसके घर में मौजूद तमाम दौलत इकट्ठी करके ले आओ जो उमरू ने जादूगरों को लूट कर जमा कर रखी है। अगर वो दौलत देने से इनकार करे तो उसे कत्ल करके सारी दौलत लूट लेना। अगर वो खुद अपनी दौलत तुम्हारे हवाले कर दे तो दौलत हासिल करने के बाद उसे गिरफ्तार करके ले आना। मैं उमरू को शहनशाह अफरासियाब की खिदमत में पेश करके ये साबित करना चाहती हूँ कि उमरू से बड़ी अय्यारा मैं हूँ। सामरा जादूगरनी ने बोनो को हदायत देते हुए कहा और एक बार फिर मंत्र पढ़कर उसने जमीन पर पांव मारा तो फौरन ही जमीन से एक सफेद तिलिस्मी चूहा बाहर निकल आया। क्या हुक्म है सामरा जादूगरनी? तिलिस्मी चूहे ने सामरा जादूगरनी से मुअद्दबाना लहजे में कहा। उमरू अय्यार इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? सामरा जादूगरनी ने तिलिस्मी चूहे से पूछा। उमरू अपने घर में है और खाना खा रहा है, तिलिस्मी चूहे ने जवाब देते हुए कहा। तो सामरा जादूगरनी ने तिलिस्मी चूहे पर फूंक मारी तो चूहा गायब हो गया। ठीक है, तुम लोग जाओ, उमरू अपने घर में ही है। सामरा जादूगरनी ने तिलिस्मी बौने की तरफ देखकर तहक्कमाना लहजे में कहा। तो तीनों बौनों ने अदब से सामरा जादूगरनी को सलाम किया और पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे के करीब पहुंचकर तीनों बौने यकदम गायब हो गए और सामरा जादूगरनी बेचैनी से उनकी वापसी का इंतजार करने लगी। उसी लम्हे एक कनीज अंदर आई। शहजादी हजूर, खाना तैयार है और मलका आलिया खाने पर आपका इंतजार कर रही हैं। कनीज ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। उनसे कहो वो खाना खा लें, मुझे अभी भूख नहीं है। सामरा जादूगरनी ने कनीज की तरफ देखते हुए कहा। तो कनीज सर झुकाकर पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन चंद लम्हों बाद मलका खुद आ गई। सामरा बेटी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? मलका ने बड़े शफकत भरे लहजे में पूछा। अम्मी जान, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ देर बाद खाना खा लूंगी, सामरा जादूगरनी ने कहा। अरे थोड़ी देर पहले तो तुम पूछ रही थी कि खाना कब खाया जाएगा, अब खाना तैयार है तो तुम्हें भूख नहीं है। आखिर वजह क्या है? सच सच बताओ, क्या कोई परेशानी है? मलका ने फिक्रमंद लहजे में कहा। कोई परेशानी नहीं है अम्मी जान, दरअसल उमरू की गिरफ्तारी की खुशी में मेरी भूख उड़ गई है, सामरा जादूगरनी ने हंसकर कहा। ओह, क्या उमरू गिरफ्तार हो गया है? किसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है? मलका ने चौंकते हुए पूछा। ये कारनामा मैं अंजाम देने वाली हूँ अम्मी जान। मैंने तिलिस्मी बौनों को उमरू यार के मुल्क में भेजा है, जो उमरू को न सिर्फ गिरफ्तार करके ले आएंगे बल्कि उमरू ने जादूगरों को लूटकर जो दौलत जमा कर रखी है वो दौलत भी उमरू से छीन लाएंगे और फिर मैं उमरू को शहनशाह अफरासियाब की खिदमत में पेश करूंगी। तो शहनशाह को पता चल जाएगा कि मैं उमरू से बड़ी अय्यारा हूँ और अय्यारी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस थोड़ी देर में डाकू बौने उमरू को लाने वाले हैं, सामरा जादूगरनी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो मलका ने खुश होकर उसकी पेशानी चूमी और उसे अपने सीने से लगा लिया। वाकई तुम्हारा ये कारनामा तुम्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर देगा बेटी, मलका ने मुस्कुराते हुए कहा और पलटकर कमरे से निकल गई। उसके जाने के चंद मिनट बाद ही कमरे में एक बौना डाकू नमूदार हो गया और उसने अदब से झुककर सामरा जादूगरनी को सलाम किया। तो सामरा जादूगरनी उसे देखकर हैरान हो गई। अरे बाकी दोनों गुलाम कहाँ हैं और तुम अकेले क्यों आए हो? सामरा जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में बौने से पूछा। वो दोनों उमरू के हाथों मारे जा चुके हैं, बौने डाकू ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या बक रहे हो? सामरा जादूगरनी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, उमरू ने खुद को गायब करके उन दोनों को अपनी तलवार से कत्ल कर डाला था, बौने डाकू ने कहा। ओह, मुझे पूरी तफसील बताओ, सामरा जादूगरनी ने बौने को घूरते हुए कहा। तो बौने डाकू ने तफसील से पूरा वाकया बता दिया। तो उस खबीस ने तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया? तुम भी मर जाते बुज़दिल, सामरा जादूगरनी ने गजबनाक लहजे में कहा। आपको पैगाम पहुंचाने के लिए उमरू ने मुझे जिंदा छोड़ दिया है,
बौने डाकू ने सर झुकाकर कहा, पैगाम? कैसा पैगाम? क्या कहा है उमरू ने? सामरा जादूगरनी ने यकदम चौंकते हुए कहा, उसने कहा है कि उसकी मर्जी के बगैर उसकी बीवी आज तक उससे एक अशरफी हासिल नहीं कर सकी, तो आप उसकी सारी दौलत कैसे छीन सकती हैं? उमरू ने कहा है कि आप उससे टक्कर लेने के बजाय शादी कर लें, वरना फिर उमरू आपसे शादी करेगा और आपको अपनी बीवी की कनीज बना देगा। बौने डाकू ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो सामरा जादूगरनी को उमरू पर बेहद गुस्सा आया। उसने बौने डाकू पर एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो बौना गायब हो गया और सामरा जादूगरनी उमरू की धमकी पर गौर करने लगी। उसे अपनी नाकामी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे खुशी भी महसूस हो रही थी कि उमरू भी उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद है। सामरा जादूगरनी को खुशी इसलिए हुई थी कि उसने खुद भी यही फैसला किया था कि अगर वह उमरू को शिकस्त देने में नाकाम रही तो वह उमरू से शादी कर लेगी ताकि उसे दुनिया के सबसे बड़े अय्यार की बीवी का मर्तबा हासिल हो। लेकिन पहले वो अपनी सारी कोशिशें और अय्यारियां आजमाना चाहती थी ताकि उसे अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि ये उसके लिए डूब मरने की बात थी कि चंद मिनट पहले उसने अपनी माँ से उमरू की गिरफ्तारी का दावा किया था और अब वो उसे अपनी नाकामी की खबर दे। बेहतर यही था कि वो अपने माँ बाप का सामना ना करे और खुद ही उमरू को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो जाए। चुनाचे सामरा जादूगरनी उठकर कमरे से बाहर आई और सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंच गई। उसने एक मंत्र पढ़कर आसमान की तरफ मुंह करके फूंक मारी तो फिजा में एक खूबसूरत तिलिस्मी तख्त नमूदार होकर उसके सामने आकर जमीन पर उतर गया। सामरा जादूगरनी तख्त पर बैठी और फिर उसने तख्त को उमरू के मुल्क चलने का हुक्म दिया तो तख्त फिजा में बुलंद हुआ और उमरू के मुल्क की तरफ उड़ने लगा। सफर के दौरान सामरा जादूगरनी को ख्याल आया तो उसने एक मंत्र पढ़कर अपने सीने पर फूंका तो उसकी शक्ल सूरत और लिबास तब्दील हो गया। अब वो औरत की बजाय मर्द नजर आ रही थी और उसके जिस्म पर लिबास भी मर्दाना था। रास्ते में सामरा जादूगरनी ने सोचा कि उमरू को ललकार कर उसके पास जाना चाहिए। चोरी छुपे हमला करना बुज़दिलों का काम है। चुनाचे उसने एक मंत्र पढ़कर तख्त पर हाथ मारा तो फौरन ही तख्त पर एक सफ़ेद कबूतर नमूदार हो गया। तिलिस्मी कबूतर, तुम जाकर उमरू को इतला दो कि तिलिस्म बोलान के गवर्नर काचान जादूगर की बहादुर बेटी सामरा जादूगरनी तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। अगर तुम बहादुर हो तो बहादुरों की तरह मेरा मुकाबला करना और फरार होने की कोशिश ना करना, वरना मैं समझूंगी कि तुम मर्द नहीं औरत हो और मुझसे टक्कर लेने की तुम में हिम्मत नहीं है। सामरा जादूगरनी ने तिलिस्मी कबूतर को मुखातिब करके पैगाम दिया तो तिलिस्मी कबूतर फिजा में बुलंद हुआ और फिर यकदम गायब हो गया। तिलिस्मी कबूतर चंद मिनट बाद सामरा जादूगरनी के सामने तख्त पर नमूदार हुआ तो सामरा जादूगरनी ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। उमरू को इतला दे आए हो तिलिस्मी कबूतर? सामरा जादूगरनी ने पूछा। जी हाँ, और उमरू ने आपको जवाबी पैगाम भेजा है, तिलिस्मी कबूतर ने मौदबाना लहजे में कहा। जल्दी बताओ उमरू ने क्या पैगाम दिया है? सामरा जादूगरनी ने बेचैन लहजे में कहा। उमरू ने कहा है कि अगर सामरा जादूगरनी यहाँ आई है तो मैं उसे पकड़कर उसके साथ शादी कर लूँगा। तिलिस्मी कबूतर ने जवाब में कहा तो सामरा जादूगरनी ने अपने दिल में कहा कि शादी तो मैं करूँगी, लेकिन उमरू को शिकस्त देने के बाद, ताकि शादी के बाद वो सारी ज़िंदगी मुझसे शर्मिंदा रहे। फिर उसने तिलिस्मी कबूतर पर फूंक मारी तो कबूतर गायब हो गया। 1 घंटे बाद सामरा जादूगरनी का तख्त उमरू के मुल्क की हदूद में दाखिल हुआ। सामरा जादूगरनी ने उस वक्त मर्दाना लिबास पहना हुआ था और सर के बाल छुपाने के लिए उसके सर पर टोपी थी। उसने शहर से बाहर तख्त को उतरने का हुक्म दिया ताकि शहर के लोग तख्त देखकर उसे जादूगर न समझें या उमरू तख्त को देखकर उसे पहचान न ले। तिलिस्मी तख्त जमीन पर उतरा तो सामरा जादूगरनी तख्त से उतरी और उसने तख्त पर फूंक मारी तो तख्त फौरन ही गायब हो गया और उसकी जगह एक सफ़ेद घोड़ा खड़ा दिखाई देने लगा। सामरा जादूगरनी उस घोड़े पर सवार हुई और शहर की तरफ चल दी। अभी वह शहर से बाहर ही थी कि एक दरख्त के नीचे एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी जो ज़ारो की तरह रो रही थी। सामरा जादूगरनी को हैरत हुई कि वो बुढ़िया शहरी आबादी से बाहर वीरान जगह पर बैठी क्यों रो रही है। सामरा जादूगरनी ने उसके पास पहुंचकर घोड़ा रोका और घोड़े से उतरकर बुढ़िया के करीब आ गई। खाला, तुम कौन हो और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? सामरा जादूगरनी ने बुढ़िया से मर्दाना आवाज में पूछा। तो क्या तिलिस्म होशरुबा जाकर रहूं बेटा? बुढ़िया ने गुस्सीले लहजे में कहा तो उसके मुंह से तिलिस्म होशरुबा का नाम सुनकर सामरा जादूगरनी चौंक पड़ी। खाला, तुमने तिलिस्म होशरुबा का नाम क्यों लिया है? सामरा जादूगरनी ने चौंकते हुए पूछा। तो क्या उस जालिम की बच्ची सामरा जादूगरनी का नाम लूं, जिसके खौफ से मेरा खूबसूरत पोता जंगल में जा छुपा है? बुढ़िया ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा पोता कौन है खाला, और तुम सामरा जादूगरनी को कैसे जानती हो? सामरा जादूगरनी ने चौंकते हुए पूछा। मेरा पोता उमरू अय्यार है,
और सामरा जादूगरनी उसे पकड़ने के लिए आ रही है। उमरू को उसकी आमद की इत्तला मिली तो वो मुझे छोड़कर भाग गया। हाय उमरू मेरा पोता, तुम्हें मैं कैसे तलाश करने जंगल में जाऊं? मेरे पास तो कोई सवारी भी नहीं है, बुढ़िया ने कहा और बहन करने लगी। खाला तुम उमरू की दादी हो? सामरा जादूगरनी ने हैरत से बुढ़िया को घूरते हुए पूछा। और क्या तुम्हें नानी लगती हूँ? अरे मैं तो सामरा जादूगरनी की भी दादी बनना चाहती हूँ अगर उमरू से शादी कर ले, मगर वो तो बेवकूफ़ सामरा के खौफ से जंगल में जा छुपा है। बुढ़िया ने गुस्सीले लहजे में कहा, खाला तुम मेरे साथ चलो, उमरू के पास जाने के लिए मेरा घोड़ा हाजिर है। सामरा जादूगरनी ने कुछ सोच कर कहा, अरे ये घोड़ा तो मुझे गधे से ज़्यादा सुस्त नजर आ रहा है, ये कैसे दौड़ सकेगा? बुढ़िया ने घोड़े को देखते हुए मुंह बनाकर कहा, नहीं खाला, ये बेहद तेज रफ्तार घोड़ा है, तुम जहां भी जाना चाहो ये तुम्हें चंद मिनट में वहां पहुंचा देगा। सामरा जादूगरनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बेटा, मगर ये तो बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बुढ़िया ने नरम लहजे में पूछा। मेरा नाम निराला है और मैं शहर जा रहा था, लेकिन अब पहले तुम्हारी मदद करूंगा। सामरा जादूगरनी ने पहले की तरह मर्दाना आवाज में कहा, बेटा प्याला जरा मेरा हाथ पकड़ कर उठाओ, बहुत कमजोर हो गई हूँ बुढ़ापे की वजह से। बुढ़िया ने उसकी तरफ एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, प्याला नहीं खाला, मेरा नाम निराला है। सामरा जादूगरनी ने हंसते हुए कहा, तुम भी निराला हो और तुम्हारी टोपी भी निराली है, तुम्हारा नाम तो टोपी खान होना चाहिए था। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी है खाला, जो दिल चाहे मेरा नाम रख लो। सामरा जादूगरनी ने बुढ़िया का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया। बुढ़िया ने दूसरे हाथ से सामरा जादूगरनी का हाथ पकड़कर दबाया। अरे तुम्हारा तो हाथ भी निराला और नुस्वानी है, इतना खूबसूरत और नरम मुलायम हाथ तो औरतों का होता है। बुढ़िया ने हैरत से कहा, मेरा जिस्म बचपन से ही नरम है खाला, मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ। सामरा जादूगरनी ने बहाना बनाते हुए कहा और बुढ़िया को घोड़े पर सवार होने में मदद दी और फिर खुद भी वो उस बुढ़िया के आगे घोड़े पर बैठ गई। खाला क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा पोता उमरू कहाँ और किस जंगल में छुपा हुआ है? सामरा जादूगरनी ने बुढ़िया से पूछा। हाँ बेटा निराला, जंगल में उमरू का मामू लकड़हारा रहता है, उमरू उसी के झोंपड़े में सो रहा होगा। बुढ़िया ने सर हिलाते हुए कहा, उमरू के मामू लकड़हारे के घर चलो जो जंगल में है। सामरा जादूगरनी ने अपने घोड़े को हुक्म देते हुए कहा तो उसका हुक्म सुनकर तिलिस्मी घोड़े ने रुख बदला और जंगल की तरफ दौड़ने लगा, जो काफी फासले पर दिखाई दे रहा था। बेटा निराला, तुम्हारा घोड़ा भी तुम्हारी तरह निराला है। पीछे बैठी बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब घोड़ा जानवर है, ये मेरी तरह कैसे हो सकता है खाला? सामरा जादूगरनी ने चौंकते हुए कहा, मेरा मतलब है तुम्हारा घोड़ा बेहद समझदार और अक्लमंद है। क्या ये तिलिस्मी घोड़ा है? बुढ़िया ने जल्दी से कहा। यही समझ लो खाला, लेकिन अब जरा खामोश हो जाओ। सामरा जादूगरनी ने बुरा समूह बनाते हुए कहा, जरा क्यों बेटा, मैं पूरी खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि खामोशी 100 बलाओं को टालती है। बुढ़िया ने हंसकर कहा तो सामरा जादूगरनी कुछ न बोली और तिलिस्मी घोड़ा बर्क रफ्तारी से दौड़ता रहा। सामरा जादूगरनी उमरू के बारे में सोच रही थी कि क्या उमरू इतना बुज़दिल है कि उसके खौफ से जंगल में जा छुपा है। और फिर जल्द ही वो जंगल में जा पहुंचे और फिर सामरा जादूगरनी ने घोड़ा रोक लिया। रुक क्यों गए हो बेटे निराला? बुढ़िया ने हैरान होते हुए पूछा। खाला, इस जंगल में उमरू के मामू का झोंपड़ा किस तरफ और कितनी दूर है? सामरा जादूगरनी ने बुढ़िया की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम बेटा, मैं तो पहली बार इस जंगल में आई हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं मालूम कर लेती हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। तुम कैसे मालूम कर लोगी खाला? सामरा जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं अभी बीन बजाऊंगी तो उमरू बीन की आवाज़ सुनकर फौरन ही यहाँ चला आएगा। वो मेरा पोता है, खोता नहीं कि समझ ना सके। वो मेरी बीन की आवाज़ को खूब पहचानता है और बीन सुनते ही ऐसा भागा आता है जैसे सांप बीन की आवाज़ पर बिल से निकलकर सपेरे के सामने हाजिर हो जाता है। बुढ़िया ने मुसलसल बोलते हुए कहा और घोड़े से उतर गई और फिर उसने अपने थैले में हाथ डालकर एक बीन निकाली और मुंह से लगाकर बजाने लगी। बुढ़िया बीन बजाने लगी तो सामरा जादूगरनी भी घोड़े से उतरी और गौर से इधर उधर देखने लगी कि ना जाने उमरू कहाँ से आ जाए। बीन की आवाज़ निहायत खुशनुमा और मस्त कर देने वाली थी। सामरा जादूगरनी अगरचे बुढ़िया की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन बीन की मशहूर कर देने वाली आवाज़ उसके कानों में रस घोल रही थी और उस पर मस्ती तारी होती जा रही थी। चंद लम्हों बाद उसके जहन से उमरू का ख्याल निकल गया और बीन की मस्त कर देने वाली आवाज़ ने उस पर अजीब सा नशा तारी कर दिया। बस करो खाला, तुम्हारी बीन की लय ने मेरे जहन पर खुमारी तारी कर दी है, मेरा सर भारी होने लगा है। सामरा जादूगरनी ने बुढ़िया से कहा। कोई बात नहीं निराला बेटा, मैं हूँ तुम्हारी खाला और तुम्हारा इलाज करूंगी निराला। ये लो इतरे सुलेमानी।
बुढ़िया ने बीन बंद करते हुए मुस्कुराते हुए कहा और थैले से एक शीशी निकालकर सामरा जादूगरनी के हाथ में दे दी। इससे क्या होगा खाला? सामरा जादूगरनी ने खुमार भरी आवाज में पूछा। इससे तुम्हारा सर हल्का फुल्का हो जाएगा। इसे नाक से लगाकर सूंघो, खालिस सुलेमानी और परिस्तानी इतर है। बुढ़िया ने हंसकर कहा तो सामरा जादूगरनी ने शीशी खोलकर नाक से लगाई, लेकिन सूंघते ही उसका सर जोर से चकराया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। बुढ़िया ने जल्दी से झुककर सामरा जादूगरनी के हाथ से शीशी ली और अपने थैले में रख ली। उमरू को गिरफ्तार करने आई थी कमबख्त कहीं की, अब मेरे रहमो करम पर पड़ी है। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए मर्दाना लहजे में कहा, क्योंकि बुढ़िया के रूप में उमरू अय्यार ही था। उसने घर से निकलकर तिलिस्म बोलान की तरफ सफर शुरू किया ही था कि उसे तिलिस्मी कबूतर ने आकर सामरा जादूगरनी की आमद की इतला दी और उमरू ने कबूतर के वापस जाते ही रंगो रोगन अय्यारी से अपनी शक्ल तब्दील करके खुद को बुढ़िया बना लिया और फिर शहर से बाहर उस रास्ते में आकर बैठ गया। उमरू सामरा जादूगरनी के तेज रफ्तार घोड़े को हवा की रफ्तार से दौड़ते देखकर ही समझ गया था कि वो तिलिस्मी घोड़ा है और इस पर सवार मर्द जादूगर यकीनन कोई औरत है, क्योंकि जादूगर टोपी नहीं पहनते थे और उस औरत ने अपने बाल छुपाने के लिए सर पर टोपी पहन रखी थी। सामरा जादूगरनी के बेहोश होने पर उमरू ने रस्सी से सामरा जादूगरनी के हाथ पांव बांधे और उसकी जुबान में सुई पेवस्त कर दी। फिर उसे होश में लाने के लिए बेहोशी दूर कर देने वाली इतर की शीशी निकालकर सामरा जादूगरनी के नाक से लगा दी। उसे यकीन था कि ये लड़की सामरा जादूगरनी ही है जो उसे गिरफ्तार करने आई है। चंद लम्हों बाद ही सामरा जादूगरनी को होश आ गया। उसने खुद को बंधा हुआ पाया तो वो बेहद हैरान हुई। फिर उमरू को देखकर वो समझ गई कि उसी ने उसे बांधा है। उमरू ने उसे होश में आता देखकर अपने चेहरे पर लापरवाही के तासुरात पैदा कर लिए। खाला, मैंने तुम्हारी कितनी इज्जत की, तुम्हें घोड़े पर बिठाया और तुम्हारे साथ तुम्हारे पोते की तलाश में यहाँ आया और तुमने मेरी हमदर्दी और भलाई का ये सिला दिया। सामरा जादूगरनी ने आंखों के इशारे से उमरू से कहा, मैंने क्या किया है? मैंने तो तुम्हें सर दर्द की दवा ही दी थी, कोई जहर तो नहीं खिलाया। उमरू ने कहा, बको मत बुढ़िया, तुमने मेरे साथ फरेब किया है और मुझे धोखे से बेहोश करके बांधा है। जल्दी से मेरे हाथ पांव खोल दो वरना मैं तुम्हें फना कर डालूंगा। सामरा जादूगरनी ने उसे डांटते हुए इशारों से कहा, कर डालूंगा नहीं, कर डालूंगी, कहो सामरा जादूगरनी। उमरू ने हंसते हुए कहा तो सामरा जादूगरनी बेख्तियार चौंक पड़ी। हाँ, मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूं कि तुम मर्द नहीं लड़की हो, जिसके खौफ से मेरा पोता उमरू इस जंगल में आ छुपा है। तुम्हारे बेहोश होने के बाद उमरू यहाँ आया था और तुम्हें देखकर मुझसे कहने लगा, दादी जान, मेरे वापस आने तक इस सामरा की बच्ची को मत छोड़ना। उमरू ने मुसलसल बोलते हुए कहा। उमरू अब कहाँ गया है? सामरा जादूगरनी ने हैरान होते हुए इशारे से पूछा। वो तुम्हारे मुल्क तिलिस्म बोलान में लूटमार करने गया है, मैं भी उसके पीछे जा रही हूँ। अब तुम यहाँ तनहा बंधी हुई पड़ी रहोगी। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा तो सामरा जादूगरनी को उस पर बेहद गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसका राज तो खुल ही गया है, अब किसी तरह इस बुढ़िया को बेवकूफ बनाकर अपने हाथ पांव खुलवाने चाहिए ताकि इस कबीस बुढ़िया को हलाक करके वो उमरू का पीछा करे और उसे तिलिस्म बोलान पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर ले। खाला, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, अपने साथ ले चलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उमरू को गिरफ्तार नहीं करूंगी और तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सामरा जादूगरनी ने आंखों के इशारे से बात करते हुए कहा। मैं सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें साथ ले जा सकती हूँ सामरा। उमरू ने कहा, कौन सी शर्त, जल्दी बताओ। सामरा जादूगरनी ने चौंकते हुए पूछा। अगर तुम उमरू से शादी करने का वादा करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। उमरू ने शर्त बताते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मैं उमरू से शादी करने का वादा करती हूँ। सामरा जादूगरनी ने इशारों से कहा तो उमरू ने जंबील से इतरे बेहोशी की शीशी निकाली और सामरा जादूगरनी की नाक से लगा दी। दूसरे ही लम्हे सामरा जादूगरनी एक मर्तबा फिर बेहोश हो गई। तिलिस्म बोलान का गवर्नर काचान जादूगर अपने दरबार में बैठा अपने दरबारियों से बातें कर रहा था। मलका भी उसके करीब बैठी थी। हजूर, आज शहजादी हजूर दरबार नहीं आई, खैरियत तो है? वजीर आजम ने काचान जादूगर से मौदवाना लहजे में कहा। हाँ, मेरी बहादुर बेटी सामरा जादूगरनी ने अहद कर रखा था कि पहले वो उमरू को गिरफ्तार करेगी और बाद में शादी करेगी। चुनाचे वो रात को उमरू के मुल्क उसे गिरफ्तार करने चली गई है। वो अपनी अयारी से उमरू को गिरफ्तार करके शहनशाह अफरासियाब के दरबार में पेश करके दुनिया की सबसे बड़ी अयारा का खिताब पाएगी। काचान जादूगर ने मुसलसल बोलते हुए बड़े फखरिया लहजे में कहा तो तमाम दरबारी सामरा जादूगरनी की हिम्मत और बहादुरी की तारीफ करने लगे। उसी लम्हे एक जासूस जादूगर ने दरबार में आकर काचान जादूगर को सलाम किया। हजूर, मुबारक हो, आपकी साहिबजादी सामरा जादूगरनी उमरू को गिरफ्तार करके ला रही है। जासूस जादूगर ने मौदबाना लहजे में कहा। क्या वाकई काला जादूगर?
काचान जादूगर ने खुशी से उछलते हुए कहा, जी हाँ अलीजा, मैंने खुद देखा है। मैं उकाब बनकर सरहद के करीब परवाज कर रहा था कि मुझे शहजादी सामरा जादूगरनी दिखाई दी। वो तिलिस्मी घोड़े पर सवार थी और उसने अपने आगे घोड़े पर उमरू को लाद रखा था। उमरू के हाथ पांव बंधे हुए थे और वो बेहोश नजर आ रहा था। जासूस काला जादूगर ने जवाब देते हुए कहा तो तमाम दरबारी सामरा जादूगरनी की फतह पर काचान जादूगर को मुबारकबाद देने लगे। काला जादूगर, अभी शहजादी कितनी दूर है, हम उसका शानदार इस्तकबाल करना चाहते हैं। उसने उमरू जैसे अय्यार और जादूगरों के सबसे बड़े दुश्मन को गिरफ्तार करके शानदार कारनामा अंजाम दिया है। काचान जादूगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा, हजूर, शहजादी सामरा जादूगरनी तिलिस्म बोलान की हदूद में दाखिल हो चुकी है। 2 घंटों बाद वो यहाँ पहुँच जाएगी। काला जादूगर ने कहा, ठीक है, हम शहर से बाहर जाकर उसका इंतजार करते हैं। तुम जाओ और सामरा जादूगरनी को अपनी हिफाजत में शहर की तरफ ले आओ। काचान जादूगर ने काला जादूगर को हुक्म देते हुए कहा, आलीजा, मैं आपकी साहिबजादी की बेहतरीन हिफाजत करूंगा। काला जादूगर ने सर झुकाकर कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरबार से बाहर आकर उसने खुद पर एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो दूसरे ही लम्हे उसका जिस्म एक द्यो पैकर उकाब में तब्दील हो गया और वह फिजा में बुलंद होकर सरहद की तरफ उड़ने लगा। वह सरहद से 10-12 मील पीछे ही था कि उसे जमीन पर सामरा जादूगरनी का घोड़ा दिखाई दिया तो काला जादूगर गोता लगाकर घोड़े के रास्ते में जमीन पर उतरा और इंसानी जिस्म में आकर खड़ा हो गया। घोड़े पर सवार सामरा जादूगरनी ने उसे देख लिया और उसने काला जादूगर के करीब आकर घोड़े को रुकने का हुक्म दिया तो घोड़ा यकदम ठहर गया। ओ बेवकूफ काले आदमी, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा रास्ता रोकने की जरूरत कैसे हुई? सामरा जादूगरनी ने गजबनाक लहजे में कहा, शहजादी हजूर, मैं शाही जासूस काला जादूगर हूँ और उकाब बनकर सरहदी इलाके पर परवाज करता रहता हूँ। मैंने आपको तिलिस्म में दाखिल होते देखा तो फौरन दरबार जाकर आपके वालिद गवर्नर काचान जादूगर को खुशखबरी दी कि आप उमरू अय्यार को गिरफ्तार करके ला रही हैं और गवर्नर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपको अपनी हिफाजत में शहर तक ले आऊं। काला जादूगर ने मुसलसल बोलते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा, क्यों, क्या अब्बा जान ने मुझे कमज़ोर समझा है जो तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए भेज दिया? सामरा जादूगरनी ने चौंकते हुए कहा, नहीं शहजादी हजूर, वो तो आपकी बहादुरी पर बहुत खुश हुए हैं और तमाम दरबारी गवर्नर के हमरा आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। इस्तकबाल के लिए वो लोग शहर से बाहर आएंगे और मैं आपकी उस जगह तक रहनुमाई करूंगा। काला जादूगर ने जवाब दिया, सुनो काला जादूगर, मैं बहुत थकी हुई हूँ और शहर जाने से पहले किसी पुरसुकून जगह पर आराम करना चाहती हूँ। उसके बाद ही शहर जाऊंगी। क्या तुम्हारा घर शहर में है? सामरा जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शहजादी हजूर, शहर में तो मेरे बाप का घर है। मेरा घर तो शहर से बाहर बाग के अंदर है जहाँ मैं अपनी बीवी कालानी जादूगर के साथ रहता हूँ। काला जादूगर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं वहाँ कुछ देर आराम करने के बाद फिर शहर जाऊंगी। सामरा जादूगरनी ने सर हिलाते हुए कहा, बेहतर शहजादी हजूर, आप मेरे पीछे पीछे आ जाएं, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। काला जादूगर ने कहा और फिर उसने खुद पर एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो वो उकाब बनकर एक तरफ उड़ने लगा। सामरा जादूगर ने उकाब के ताकुब में घोड़ा दौड़ाने लगी जो जमीन से 10-12 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। चंद मिनट बाद वो शहर से बाहर वाक़े एक बाग में दाखिल हुए तो उस बाग के वस्त में एक खूबसूरत महल बना हुआ था। काला जादूगर दोबारा जमीन पर उतरकर इंसानी जिस्म में आ गया। काला जादूगर, तुम यहाँ रुककर उमरू का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे महल में थोड़ी देर आराम करके वापस आती हूँ, बल्कि उमरू को भी साथ ले जाती हूँ। तुम सिर्फ घोड़े का ख्याल रखो, इसे घास पानी दो। सामरा जादूगरनी ने काला जादूगर से कहा और घोड़े से नीचे उतर आई। कालानी बेगम बाहर आओ और शहजादी हजूर को एहतराम से अंदर ले जाओ। काला जादूगर ने बुलंद आवाज में अपनी बेगम को पुकारते हुए कहा तो चंद लम्हों बाद उसकी बीवी कालानी जादूगरनी महल से बाहर आई और उसने सामरा जादूगरनी को अदब से सलाम किया। कालानी बेगम, शहजादी हजूर सफर से थकी हुई हैं, ये कुछ देर हमारे घर में आराम करेंगी। काला जादूगर ने अपनी बीवी से कहा, आइए शहजादी हजूर, हमारी खुशबख्ती है कि आप हमारे घर को रौनक बख्शने आई हैं। कालानी जादूगरनी ने मुसरत भरे लहजे में कहा, कलोटी जादूगरनी, मैं कुछ देर आराम करूंगी, इसलिए तुम मेरी खातिर तवाज़ु का इंतजाम मत करना। सामरा जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेहतर शहजादी हजूर, मेरा नाम कलोटी जादूगरनी नहीं बल्कि कालानी जादूगरनी है। कालानी जादूगरनी ने नागवार लहजे में कहा, मुआफ करना काली, भूल गई थी। सामरा जादूगरनी ने माजरत करते हुए कहा, काली नहीं शहजादी हजूर, इसका नाम कालानी जादूगरनी है। काला जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम भी बड़े नटखट हो काला जादूगर, मुझे नाम के चक्कर में डाल दिया है। सामरा जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा,
और घोड़े से उमरू को उतार कर अपने कंधे पर लाद लिया। मैं उठा लेती हूँ उमरू को, लाइए मुझे दीजिए, कालानी जादूगरनी ने जल्दी से कहा। नहीं कालानी, उमरू को होश आ गया तो वो तुम्हारी गर्दन दबोच लेगा, चलो, सामरा जादूगरनी ने महल के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। तो कालानी जादूगरनी ने सरार ना किया और उसके साथ चल दी। वो दोनों महल में दाखिल हुई। महल में और कोई ना था। कालानी जादूगरनी सामरा जादूगरनी को एक खूबसूरत सजे हुए कमरे में लाई तो सामरा जादूगरनी ने उमरू का बेहोश जिस्म फर्श पर डाला और खुद पलंग पर बैठ गई और कालानी जादूगरनी कमरे से बाहर चली गई। कालानी जादूगरनी चंद लम्हों बाद शरबत का गिलास उठाए कमरे में दाखिल हुई और उसने बड़े अदब से सामरा जादूगरनी को शरबत पेश किया। सामरा जादूगरनी ने शरबत पिया और कालानी जादूगरनी से बातें करने लगी। मुझे लगता है कि तुम मियाँ बीवी बहुत गरीब हो, यकीनन तुम्हारे पास दौलत की कमी है। सामरा जादूगरनी ने कालानी जादूगरनी से कहा। आपका अंदाजा दुरुस्त है शहजादी हजूर, हम वाकई गरीब हैं। हमारे पास सोने के सिक्कों के सिर्फ 6 संदूक हैं, क्योंकि मेरे शौहर काला जादूगर की तनख्वाह बहुत कम है। कालानी जादूगरनी ने अफसरदा से लहजे में कहा। तुम दिल छोटा मत करो कालानी बहन, मैं यहाँ से जाते ही अपने वालिद हजूर से सिफारिश करूंगी कि वो तुम लोगों को सोने के सिक्कों से भरे 50 संदूक अता करे और तुम्हारे शौहर की तनख्वाह में 5 गुना इजाफा कर दे, ताकि तुम दोनों की गुर्बत दूर हो जाए। क्या ख्याल है? सामरा जादूगरनी ने मुसलसल बोलते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा। तो कालानी जादूगरनी खुशी के मारे उछल पड़ी और उसके चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात उभर आए। आप कितनी अच्छी हैं शहजादी हजूर, हम आपका इतना बड़ा एहसान हमेशा याद रखेंगे, कालानी जादूगरनी ने कहा। अरे ये एहसान नहीं है कालानी, बल्कि तुम्हारी खिदमत का सिला है। फिलहाल मेरी तरफ से ये तोहफा लो, सामरा जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने लिबास से एक शीशी निकालकर कालानी जादूगरनी के हाथ में दे दी। ये क्या है शहजादी हजूर? कालानी जादूगरनी ने सामरा जादूगरनी से पूछा। ये कोकाफ के फूलों से बना हुआ इतरे गुलाब है, बड़ी प्यारी खुशबू है, जरा सूंघ कर तो देखो, सामरा जादूगरनी ने इतर की तारीफ करते हुए कहा। तो कालानी जादूगरनी ने खुश होकर इतर की शीशी खोली और नाक से लगा ली, लेकिन खुशबू सूंघते ही उसका सर चकराया और उस पर बेहोशी तारी होती चली गई, क्योंकि वो इतरे बेहोशी था और सामरा जादूगरनी के रूप में अय्यारों का अय्यार उमरू अय्यार था। उसने खुद को सामरा जादूगरनी का हमशक्ल बनाया हुआ था और सामरा जादूगरनी को अपना हमशक्ल यानी उमरू बनाया हुआ था। कालानी जादूगरनी बेहोश हो चुकी थी। उमरू उठा और कमरे से बाहर निकल आया। उसने महल में घूम फिर कर वो कमरा तलाश किया जिसमें सोने के सिक्कों से भरे हुए संदूक रखे थे। संदूक देखकर उमरू ने सारे सिक्के अपनी जंबील में डाले और वापस उस कमरे में आ गया जहां कालानी जादूगरनी बेहोश पड़ी हुई थी। उसने रंगो रोगन अय्यारी से कालानी जादूगरनी की शक्ल तब्दील करके उसे मर्दाना लिबास पहना दिया। अब कालानी जादूगरनी उमरू की हमशक्ल लग रही थी। उमरू ने उसके हाथ पांव बांधे और उसकी जुबान में सुई पैवस्त करके उसे कांधे पर डाला और कमरे से निकल आया। उसने बेहोश सामरा जादूगरनी को पहले ही अपनी जंबील में डाल लिया था। वह महल से बाहर आया जहां काला जादूगर उसके घोड़े के पास मौजूद था और उमरू के हदायत के मुताबिक काला जादूगर घोड़े को घास खिला रहा था। उमरू ने करीब आकर अपनी हमशक्ल कालानी जादूगरनी को घोड़े पर डाला और फिर खुद भी घोड़े पर सवार हो गया। काला जादूगर, मेरी थकन दूर हो गई है, तुम जाओ और मेरे इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर जमा लोगों से कहो कि वो वापस चले जाएं और मेरे इस्तकबाल के लिए सिर्फ अब्बा जान और उनके अरकान सल्तनत वहां मौजूद रहें। उनके अलावा जिसने तिलिस्म होशरुबा के दुश्मन उमरू अय्यार को देखना है वो दरबार में पहुंचकर इंतजार करें। उमरू ने सामरा जादूगरनी की आवाज में काला जादूगर को हदायत देते हुए कहा। तो काला जादूगर ने फौरन ही मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी और उकाब बनकर बुलंद होकर परवाज करने लगा। वो शहर के करीब उस जगह पहुंचा जहां शहर के लोग सामरा जादूगरनी के इस्तकबाल के लिए जमा थे। आम लोगों के अलावा गवर्नर, काचान जादूगर और उसके तमाम वजीर मुशीर भी मौजूद थे। काला जादूगर ने इंसानी शक्ल इख्तियार करके काचान जादूगर को सलाम किया और सामरा जादूगरनी का पैगाम दिया। तो काचान जादूगर ने आम शहरियों को वापस जाने का हुक्म दिया और हदायत की कि वो लोग दरबार में जमा होकर इंतजार करें। तो आम शहरी जो उमरू को देखने के शौक में आए थे वहां से वापस चल दिए। थोड़ी देर बाद वहां मौजूद लोगों को एक घोड़े पर सवार गवर्नर काचान जादूगर की बेटी सामरा जादूगरनी आती दिखाई दी। सामरा जादूगरनी ने अपने आगे घोड़े पर उमरू को डाल रखा था। उसने करीब आकर घोड़ा रोका तो सब लोगों ने उसकी बहादुरी के नारे लगाए। सामरा जादूगरनी घोड़े से उतरी तो काचान जादूगर आगे बढ़कर सामरा जादूगरनी के करीब आ गया। मुबारक हो बेटी, तुमने उमरू को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करके इंतहाई शानदार और नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया है।
आज तक तिलिस्म होशरुबा का बड़े से बड़ा जादूगर भी उमरू को गिरफ्तार नहीं कर सका। तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है, काचान जादूगर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और सामरा जादूगरनी को गले से लगा लिया। सामरा जादूगरनी खुश नजर आ रही थी। अब्बा जान, मैं आपकी दिलाई हुई तरबियत से कामयाब हुई हूँ, सामरा जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर काचान जादूगर के वजीरों, मुशीरों और सल्तनत के ओहदेदारों ने बारी बारी सामरा जादूगरनी को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद सब लोग शहर की तरफ चल दिए। सामरा जादूगरनी अपने घोड़े पर सवार थी। शहर में दाखिल होकर ये काफिला दरबार की तरफ बढ़ने लगा तो सामरा जादूगरनी ने घोड़ा रोक लिया। क्या बात है बेटी, रुक क्यों गई हो? काचान जादूगर ने चौंकते हुए पूछा। अब्बा जान, मुझे अम्मी जान से किया हुआ वादा याद आ गया है। मैंने अम्मी जान से अहद किया था कि उमरू को गिरफ्तार करके पहले उनके पास लाऊंगी। अम्मी जान को बेहद शौक है उमरू को देखने का, इसलिए आप लोग दरबार जाएं। मैं महल जाकर अम्मी जान से मिलकर दरबार आ जाऊंगी, सामरा जादूगरनी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है बेटी, हम दरबार जाते हैं। तुम महल में अपनी माँ को उमरू की शक्ल दिखाकर जल्दी दरबार आ जाना, काचान जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर काचान जादूगर के हुक्म पर एक सिपाही सामरा जादूगरनी के घोड़े की लगाम पकड़कर महल की तरफ चलने लगा। शाही महल के दरवाजे पर पहुंचकर सामरा जादूगरनी ने सिपाही को बाहर ठहरने का हुक्म दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर महल में दाखिल हो गई। सामरा आ गई, शहजादी सामरा आ गई। उसे देखकर कनीजें खुशी से शोर मचाने लगी तो सामरा जादूगरनी की मां मलका अपने कमरे से बाहर आ गई। सामरा जादूगरनी घोड़े से उतरी तो मलका ने खुश होकर उसे मुबारकबाद दी। तुम सब यहाँ घोड़े के पास ठहरो और उमरू का ख्याल रखो, सामरा जादूगरनी ने कनीजों को हुक्म देते हुए कहा और खुद मलका के साथ चल दी। मलका उसके साथ कमरे में आई और फिर वह दोनों कुर्सियों पर बैठ गई। सामरा बेटी, तुमने नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया है। ये तो बताओ कि तुमने उमरू जैसे अय्यार शख्स को कैसे शिकस्त दी और उसे गिरफ्तार करने में कैसे कामयाबी हासिल की? मलका ने मुस्कुराते हुए सामरा जादूगरनी से पूछा तो वो मलका को उमरू की गिरफ्तारी का वाकया बताने लगी। अच्छा बेटी, तुम इतना तवील सफर करके आई हो, पहले कुछ खा पी लो फिर दरबार जाना, मलका ने उसकी बहादुरी पर खुश होकर कहा। मुझे भूख नहीं है अम्मी जान, सामरा जादूगरनी ने कहा। क्यों बेटी, क्या रास्ते में कुछ खाया था? मलका ने चौंकते हुए पूछा। हाँ अम्मी जान, उमरू अय्यार के पास परिस्तान की मज़ेदार कलाकंद से भरा लिफाफा था। उसे बेहोश करने के बाद मैंने उसके लिबास से लिफाफा निकाल लिया और कलाकंद का एक टुकड़ा खाया, जिससे मेरा पेट भर गया, सामरा जादूगरनी ने जवाब देते हुए कहा। अरे, एक ही टुकड़े से पेट कैसे भर गया तुम्हारा? मलका ने हैरत भरे लहजे में कहा। दरअसल वो कलाकंद बेहद लजीज और ताकतवर है। मुझे लगता है कि कल तक मुझे भूख नहीं लगेगी। ये देखिए, सामरा जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने लिबास से एक लिफाफा निकाला। उसने लिफाफे से कलाकंद का एक टुकड़ा निकालकर मलका को दिया। खाकर देखिए अम्मी जान, फिर आप भी इस कलाकंद की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगी, सामरा जादूगरनी ने मलका से कहा। तो मलका ने बड़े शौक से कलाकंद खाई, लेकिन कलाकंद खाते ही वो बेहोश हो गई, क्योंकि कलाकंद नशावर थी और सामरा जादूगरनी के रूप में उमरू अय्यार था। मलका के बेहोश होते ही वो उठकर कमरे से बाहर आया और कमरों की तलाशी लेने लगा। शाही दरबार में काचान जादूगर और उसके वजीर मुशीर सामरा जादूगरनी का इंतजार कर रहे थे। अरकाने सल्तनत समेत शहरियों से दरबार भरा हुआ था। अक्सर लोग सिर्फ उमरू अय्यार को देखने और सामरा जादूगरनी को मुबारकबाद देने के लिए आए हुए थे। काचान जादूगर बहुत खुश था कि उसकी बहादुर बेटी सामरा जादूगरनी ने उमरू अय्यार जैसे खतरनाक दुश्मन को गिरफ्तार करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, दरबारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब जरूरत से ज्यादा देर हो गई और सामरा जादूगरनी ना आई तो अहले दरबार बेचैन दिखाई देने लगे। गवर्नर काचान जादूगर भी फिक्रमंद हो गया। बोगल जादूगर, शाही महल जाओ और मालूम करो कि सामरा जादूगरनी अभी तक क्यों नहीं आई। जाओ और उसे जल्दी लेकर आओ, दरबारी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं, काचान जादूगर ने अपने एक वजीर को मुखातिब करते हुए कहा। तो बोगल जादूगर अपनी जगह से उठा और दरबार से निकलकर शाही महल की तरफ रवाना हो गया। बोगल जादूगर शाही महल पहुंचा तो वहां दरबान और एक सिपाही खड़े थे। शहजादी सामरा जादूगरनी को बताओ कि मैं उसे लेने आया हूँ। दरबार में सब लोग बेताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं और मुझे गवर्नर ने भेजा है। बोगल जादूगर ने दरबान को हदायत देते हुए कहा। तो दरबान महल में दाखिल हुआ। उसी लम्हे सामने से सामरा जादूगरनी आती दिखाई दी। उसने उमरू को कंधे पर उठा रखा था। शहजादी हजूर, वजीर बोगल जादूगर आया है, दरबान ने सामरा जादूगरनी से मुअद्दबाना लहजे में कहा। बोगल जादूगर किस काम से आया है? सामरा जादूगरनी ने पूछा।
आपका शाही दरबार में इंतजार किया जा रहा है शहजादी हजूर, और बोगल जादूगर आपके वालिद हजूर के हुक्म पर आपको लेने आया है। दरबार में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दरबार ने जवाब देते हुए कहा तो सामरा जादूगरनी महल से बाहर आ गई। पूछल जादूगर, तुम उमरू की पूछल उठाओ। सामरा जादूगरनी ने बोगल जादूगर से कहा। शहजादी हजूर, मेरा नाम पूछल नहीं बोगल जादूगर है। बोगल जादूगर ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, मेरा मतलब है कि तुम उमरू को दरबार में ले चलो। सामरा जादूगरनी ने जल्दी से कहा। क्या आप नहीं आएंगी? बोगल जादूगर ने पूछा। मैं रात से भूखी हूँ, खाली पेट मुझसे चला नहीं जाता, मैं खाना खा कर आऊंगी। सामरा जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा और बंधे हुए बेहोश उमरू को बोगल जादूगर के हवाले कर दिया। बोगल जादूगर ने उमरू को अपने कंधे पर लादा और महल से निकल गया। दरबान, मुझे बोगल जादूगर के महल ले चलो। उसकी बीवी ने मुझे आज दोपहर के खाने की दावत दी थी। बोगल जादूगर के जाने के बाद सामरा जादूगरनी ने वहां खड़े दरबान से कहा, आइए शहजादी हजूर। दरबान ने मौदबाना लहजे में कहा और एक तरफ चल दिया। सामरा जादूगरनी सिपाही के पीछे चलने लगी। जल्द ही वो बोगल जादूगर के महल जा पहुंचे। दरवाजे पर खड़े दरबान ने सामरा जादूगरनी को अदब से सलाम किया और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। अंदर कौन कौन है? सामरा जादूगरनी ने दरबान से पूछा। एक गुलाम और बेगम साहिबा यानी संगी जादूगरनी के सिवा कोई नहीं है। दरबान ने मौदबाना लहजे में कहा, ठीक है, तुम यहाँ दरबान के पास ठहरो। सामरा जादूगरनी ने अपने हमरा आने वाले दरबान से कहा और फिर अकेली ही महल में दाखिल हो गई। महल में एक गुलाम खड़ा था। उसने सामरा जादूगरनी को पहचान कर सलाम किया। संगी जादूगरनी किस कमरे में है? सामरा जादूगरनी ने गुलाम से पूछा। उस कमरे में शहजादी हजूर। गुलाम ने एक कमरे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा तो सामरा जादूगरनी उस कमरे की तरफ बढ़ गई। वह कमरे में दाखिल हुई तो अंदर एक जादूगरनी बैठी थी जो वजीर बोगल जादूगर की बीवी थी और उसका नाम संगी जादूगरनी था। उसने सामरा जादूगरनी को देखा तो बेहद खुश हुई। शहजादी, तुमने मेरे घर में अपने मुबारक कदम रखकर मेरी इज्जत अफजाई की है, बैठो। संगी जादूगरनी ने उठते हुए मुसरत भरे लहजे में कहा और सामरा जादूगरनी को कुर्सी पेश की। मैं दरबार जा रही थी, यहाँ से गुजरी तो ख्याल आया कि तुमसे मिलती जाऊं। सामरा जादूगरनी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यह मेरी खुशकिस्मती है शहजादी हजूर। संगी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा शोहर बोगल जादूगर तुम्हारी बहुत तारीफ करता रहता है कि भंगी जादूगरनी बहुत नेक वक्त है। सामरा जादूगरनी ने कहा, शुक्रिया शहजादी हजूर, वैसे मेरा नाम भंगी नहीं संगी जादूगरनी है। क्या खिदमत करूं आपकी? संगी जादूगरनी ने हंसते हुए कहा, प्यास लगी है, सिर्फ पानी पीऊंगी और फिर मैं दरबार जाऊंगी। सामरा जादूगरनी ने कहा तो संगी जादूगरनी ने गुलाम को तलब करके सामरा जादूगरनी के लिए शरबत मंगवाया। गुलाम शरबत देकर चला गया तो सामरा जादूगरनी ने शरबत पिया। संगी जादूगरनी, तुम अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी लगती हो। शरबत पीने के बाद सामरा जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शहजादी हजूर, कम वक्त बुढ़ापा जल्दी आ गया है, वरना अभी तो मेरी उम्र 100 बरस से भी 2 बरस कम है। संगी जादूगरनी ने उदास से लहजे में कहा तो सामरा जादूगरनी ने अपने लिबास से इतर की शीशी निकालकर संगी जादूगरनी की तरफ बढ़ा दी। ये सुलेमानी इतर है जो मेरे वालिद हजूर ने मेरे लिए कोकाफ से मंगवाया है। इसे सूंघने से बूढ़ी औरतें दोबारा जवान हो जाती हैं। मैं तो पहले ही जवान हूँ, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तुम ये इतर रख लो, रोज़ाना सुबह दोपहर और शाम को सूंघा करो तो चंद दिन में जवान होकर मेरी तरह लड़की नजर आने लगोगी। सामरा जादूगरनी ने मुसलसल बोलते हुए कहा, क्या वाकई शहजादी हजूर? संगी जादूगरनी ने खुश होते हुए कहा, हाँ, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, जरा सूंघ कर तो देखो। सामरा जादूगरनी ने सर हिलाते हुए कहा तो संगी जादूगरनी ने जल्दी से इतर की शीशी खोली और अपनी नाक से लगा ली, लेकिन इतर सूंघते ही वो बेहोश हो गई क्योंकि सामरा जादूगरनी के रूप में जादूगरों का अजली दुश्मन उमरू अय्यार था और शीशी में मौजूद इतर नशावर था। उमरू ने संगी जादूगरनी के हाथ से शीशी ली और फिर रस्सी से उसके हाथ पांव बांधने लगा। बोगल जादूगर दरबार में दाखिल हुआ तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। बोगल जादूगर ने उमरू को उठाया हुआ था जो बेहोश और बंधा हुआ था। बोगल जादूगर ने करीब आकर उमरू को गवर्नर काचान जादूगर के तख्त के आगे फर्श पर डाल दिया। क्या सामरा जादूगरनी नहीं आई? काचान जादूगर ने चौंकते हुए पूछा। नहीं हजूर, शहजादी ने उमरू को मेरे हवाले करके कहा कि मैं उमरू को ले जाऊं और दरबार में पेश करूं, वो खाना खाकर यहाँ आएंगी। बोगल जादूगर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, सब लोग बारी बारी आकर उमरू को देख लें। काचान जादूगर ने दरबारियों को मुखातिब करते हुए कहा तो दरबार में मौजूद लोग बारी बारी आकर उमरू को देखने लगे जो तख्त के आगे फर्श पर बंधा हुआ बेहोश पड़ा था। हजूर, उमरू अय्यार ने गुज़िश्ता साल मेरे बेटे की दौलत लूटी और उसे कत्ल करके भाग गया था। ये लुटेरा फरार होते हुए मेरी नौजवान बेटी कठोला जादूगरनी को भी बेहोश करके अपने साथ ले गया था।
इस खबीस को होश में लाकर इससे मेरी बेटी के बारे में पूछगिछ करें। एक बूढ़े जादूगर ने फरियाद करते हुए कहा तो काचान जादूगर गुस्से से आग बबूला हो गया। इसे होश में लाया जाए ताकि हम इससे कठोला जादूगरनी के बारे में मालूम कर सकें। काचान जादूगर ने सख्त लहजे में कहा। तो एक सिपाही ने उमरू को होश में लाने के लिए बेहोशी दूर करने वाली दवा की शीशी उमरू की नाक से लगाई तो उमरू को फौरन होश आ गया। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा और खुद को शाही दरबार में पाकर औरतों की तरह रोने लगा। उमरू अय्यार, मक्कारी मत करो और बताओ कि कठोला जादूगरनी कहाँ है जिसे गुज़िश्ता साल तुम अगवा करके ले गए थे। काचान जादूगर ने उमरू को गुस्से से घूरते हुए सख्त लहजे में कहा तो उमरू ने जवाब देने की बजाय अपनी जुबान निकाल कर दिखाई। उमरू की जुबान में सुई पेवस्त देखकर काचान जादूगर ने एक सिपाही को सुई निकालने का हुक्म दिया तो सिपाही ने आगे बढ़कर उमरू की जुबान से सुई निकाल दी। हाँ, अब बताओ उमरू, कठोला जादूगरनी कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या सलूक किया है? काचान जादूगर ने उमरू से पूछा। हजूर, मैं उमरू नहीं हूँ। उमरू ने रोते हुए जनाना आवाज में कहा। बको मत, औरतों की तरह बोलकर तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। काचान जादूगर ने उसे डांटते हुए कहा। आप यकीन करें हजूर, मैं उमरू नहीं बल्कि शाही जासूस काला जादूगर की बीवी कालानी जादूगर हूँ। उमरू ने जवाब देते हुए कहा और फिर फौरन ही उसने मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो उसके हाथ में बंधी हुई रस्सियां गायब हो गईं। ये देखकर सब लोग हैरत से उछल पड़े। तुम कालानी जादूगरनी हो? तुम्हें किसने बांधा और बेहोश किया? काचान जादूगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हजूर, आपकी बेटी सामरा जादूगरनी ने मुझे धोखे से बेहोश किया, कालानी जादूगरनी ने कहा। काला जादूगर, अपनी बीवी का चेहरा साफ करो। काचान जादूगर ने काला जादूगर से कहा, जो हैरान परेशान खड़ा उमरू की हमशक्ल अपनी बीवी को देख रहा था। उसने काचान जादूगर का हुक्म सुनकर गीले रुमाल से कालानी जादूगरनी के चेहरे से रंगो रोगन साफ किया तो कालानी जादूगरनी की असली शक्ल नजर आने लगी। भोगल जादूगर, हकीकत मालूम करो कि कालानी जादूगरनी को किसने बेहोश किया था। काचान जादूगर ने कालानी जादूगरनी की शक्ल देखकर भोगल जादूगर से उसीले लहजे में कहा तो भोगल जादूगर ने फौरन एक मंत्र पढ़कर फर्श पर पांव मारा और उसके नतीजे में एक तिलिस्मी चूहा निकलकर भोगल जादूगर के सामने दुम के बल खड़ा हो गया। क्या हुक्म है आका? तिलिस्मी चूहे ने मुअद्दबाना लहजे में भोगल जादूगर से कहा। कालानी जादूगरनी को किसने बेहोश किया था और उमरू अय्यार इस वक्त कहाँ है? भोगल जादूगर ने तिलिस्मी चूहे से पूछा। आका, कालानी जादूगरनी को उमरू अय्यार ने बेहोश किया था और उमरू इस वक्त आपके महल में मौजूद है। तिलिस्मी चूहे ने कहा तो सब लोग हैरान रह गए और भोगल जादूगर भी बौखला गया। क्या बक रहे हो? उमरू को तो शहजादी सामरा जादूगरनी ने गिरफ्तार कर लिया था। भोगल जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं आका, उमरू को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उमरू ने सामरा जादूगरनी को पकड़कर कैद कर रखा है और खुद सामरा जादूगरनी का हमशक्ल बना हुआ है। उसने काला जादूगर की बीवी कालानी जादूगर को अपना हमशक्ल बनाया और उसका महल भी लूट लिया। फिर वो शहर में आया। तिलिस्मी चूहे ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो उसका जवाब सुनकर काला जादूगर भी घबरा गया। अरे, उस कमबख्त उमरू ने मुझे कंगाल कर डाला। मैं तो उसे सामरा जादूगरनी समझकर अपने महल में ले गया था कि वो थकी हुई थी और शहर में आने से पहले कुछ देर मेरे महल में आराम करना चाहती थी। काला जादूगर ने चीखते हुए कहा, लेकिन काचान जादूगर ने उसकी बात पर तवज्जो न दी बल्कि अपनी बेटी सामरा जादूगरनी की गिरफ्तारी का सुनकर वो गजबनाक हो गया। ओ कमबख्त, तुमने ही बताया था कि शहजादी उमरू को गिरफ्तार करके ला रही है, सारा कसूर तेरा है। काचान जादूगर ने काला जादूगर को डांटते हुए कहा तो काला जादूगर ने खौफजदा होकर सर झुका लिया। भोगल जादूगर, भागकर अपने महल जाओ। वह बदबख्त यकीनन तुम्हारा महल भी लूट रहा होगा, उसे पकड़ कर लाओ। काचान जादूगर ने गुर्राते हुए कहा तो भोगल जादूगर ने फौरन तिलिस्मी चूहे पर फूंक मारी तो चूहा गायब हो गया और भोगल जादूगर दौड़ता हुआ दरबार से बाहर निकल गया। अपने महल पहुंचकर भोगल जादूगर अपनी बीवी संगी जादूगरनी के कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसका गुलाम करीब खड़ा रो रहा था। भोगल जादूगर अपनी बीवी की हालत देखकर घबरा गया। संगी जादूगरनी को किसने बेहोश किया है और उमरू कहाँ है जो सामरा जादूगरनी के रूप में यहाँ आया था? भोगल जादूगर ने गुलाम से पूछा। आका, सामरा जादूगरनी ने सारा खजाना लूटा और आपकी बीवी को बेहोश करके मुझसे कहा कि वो अपने महल जा रही है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे जादू से पत्थर बना देगी। गुलाम ने रोते हुए जवाब दिया। वो यहाँ से सामरा जादूगरनी की शक्ल में बाहर गया था या शक्ल तब्दील करके? भोगल जादूगर ने उसीले लहजे में पूछा। वो सामरा जादूगरनी के रूप में ही बाहर गया था और मुझे ये शीशी दे गया है कि इसे सूंघने से बेहोश आदमी को फौरन होश आ जाता है। गुलाम ने जवाब दिया और जेब से एक शीशी निकालकर भोगल जादूगर के हाथ में दे दी। भोगल जादूगर ने शीशी खोलकर अपनी बीवी संगी जादूगरनी की नाक से लगाई,
लेकिन कई लम्हे गुजर गए और संगी जादूगरनी को होश न आया। तब बोगल जादूगर को शुबा हुआ और उसने शीशी अपनी नाक से लगाकर सूंघी, लेकिन सूंघते ही वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। गुलाम ने जल्दी से बढ़कर उसके हाथ से शीशी ली और अपनी जेब में रख ली, क्योंकि शीशी में नशावर इतर था और गुलाम के रूप में उमरू अय्यार था। उसने बोगल जादूगर के हाथ पांव बांधे और रंगो रोगन अय्यारी से उसकी शक्ल तब्दील करके उसे अपना हमशक्ल बनाया और उसे उठाकर बाहर निकल आया। दरवाजे पर दरबान मौजूद था। जल्दी सवारी बनाओ, उमरू को दरबार ले जाना है, तिलिस्मी तख्त बना लो। उमरू ने गुलाम की आवाज में दरबान से कहा तो दरबान ने एक मंत्र पढ़कर हवा में फूंक मारी तो फौरन ही जमीन पर एक तिलिस्मी तख्त नमूदार हो गया। तख्त पर तो आका जाएगा, तुम उमरू को उठाकर पैदल दरबार चलो, मैं आका और उसकी बीवी के साथ आ रहा हूँ। उमरू ने दरबान से कहा और अपने हमशक्ल उमरू को दरबान के हवाले किया तो दरबान उमरू को कांधे पर उठाकर दरबार की तरफ चल दिया। दरबार में दाखिल होकर दरबान ने उमरू को गवर्नर काचान जादूगर के तख्त के आगे फर्श पर डाल दिया। हजूर, मेरे आका बोगल जादूगर ने उमरू को आपकी खिदमत में भेजा है। वो खुद अपनी बेगम संगी जादूगरनी के साथ आ रहा है। गुलाम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो काचान जादूगर के हुक्म पर उमरू को होश में लाया गया और उमरू हैरत से इधर उधर देखने लगा। ओ बदबख्त उमरू, जल्दी बताओ तुमने मेरी बेटी सामरा जादूगरनी को कहाँ कैद कर रखा है? काचान जादूगर ने गजबनाक लहजे में कहा तो उमरू ने अपनी जुबान निकालकर दिखाई जिसमें सुई पैवस्त थी। काचान जादूगर के हुक्म पर एक सिपाही ने उमरू की जुबान से सुई निकाली तो उमरू ने एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो उसके हाथ पांव से बंधी हुई रस्सियां गायब हो गईं। ये देखकर सब लोग चौंक पड़े। हजूर, मैं बोगल जादूगर हूँ। जब मैं अपने महल पहुंचा तो मेरी बीवी संगी जादूगरनी बेहोश पड़ी थी। मेरे गुलाम ने बताया कि सामरा जादूगरनी का हमशक्ल उमरू महल लूटकर शाही महल चला गया है। आप जल्दी से अपने महल की खबर लें, उमरू के हमशक्ल बोगल जादूगर ने कहा तो काचान जादूगर बौखला गया। उसने फौरन एक मंत्र पढ़कर तख्त पर पांव मारा तो तख्त से एक तिलिस्मी पुतला निकल आया। क्या हुक्म है आका? तिलिस्मी पुतले ने मुअद्दबाना लहजे में काचान जादूगर से कहा, जल्दी बताओ कि उमरू अय्यार ने मेरा महल तो नहीं लूट लिया जो सामरा जादूगरनी का हमशक्ल बना हुआ है? काचान जादूगर ने जल्दी से पूछा, नहीं आका, आपका महल तो उसने काफी देर पहले ही लूट लिया था। इसके बाद उसने बोगल जादूगर का महल लूटा। तिलिस्मी पुतले ने जवाब दिया, ओ, अब वो कमबख्त कहाँ और किस शक्ल में है? मेरी बेटी सामरा जादूगरनी कहाँ है? काचान जादूगर ने घुर्राते हुए कहा, आका, उमरू बोगल जादूगर के गुलाम का हमशक्ल बनकर तिलिस्मी तख्त पर अपने मुल्क वापस जा चुका है। उसके लिए बोगल जादूगर के दरबान ने हवाई तख्त बनाया था और सामरा जादूगरनी उमरू की कैद में है। तिलिस्मी पुतले ने जवाब देते हुए कहा, अरे वो खबीस दौलत लूटने के बाद सामरा जादूगरनी को साथ क्यों ले गया है? काचान जादूगर ने चीखते हुए लहजे में कहा, आका, वो सामरा जादूगरनी से शादी करना चाहता है और सामरा जादूगरनी ने भी खुद से अहद कर रखा है कि अगर वो उमरू को गिरफ्तार ना कर सकी और उमरू ने उसे शिकस्त दे दी तो वो उमरू को खुद से बड़ा अय्यार मानकर उससे शादी कर लेगी। अब उमरू अपने मुल्क जाकर सामरा जादूगरनी से शादी करेगा। तिलिस्मी पुतले ने तफसील से जवाब देते हुए कहा तो काचान जादूगर को इस कदर सदमा हुआ कि उस पर गशी तारी हो गई। उमरू बोगल जादूगर के गुलाम के रूप में तिलिस्मी तख्त पर अपने मुल्क पहुंचा और तख्त को घर के सहन में उतारा और फिर जब वो तख्त से उतरा तो तख्त गायब हो गया। उमरू ने पानी के नलके पर आकर अपना मुंह हाथ धोया तो आहट सुनकर उसकी बीवी बाहर आ गई। सरताज, तुम कब आए? उमरू की बीवी चांद तारा ने खुश होकर कहा, अभी आया हूँ और बोने डाकुओं की मलका सामरा जादूगरनी को भी लाया हूँ। अब उससे शादी करके उसे तुम्हारी खादमा बना दूंगा। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने जंबील में कैद सामरा जादूगरनी को बाहर निकाल लिया। अरे ये तो मर चुकी है सरताज, चांद तारा ने सामरा जादूगरनी की बेनूर आंखें देखकर तेजी से कहा। वाकई बेचारी सामरा जादूगरनी तुम्हारी खादमा बनने से पहले ही सदमे से मर गई। उमरू ने चौंकते हुए कहा, यूं कहो तुम्हारी बीवी बनने से पहले ही दुनिया से कूच कर गई। शुक्र है अल्लाह ने मुझे सौतन से बचा लिया। चांद तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेगम, तुम खुशकिस्मत हो, मेरी किस्मत में दूसरी शादी ही नहीं है। उमरू ने ठंडा सांस लेते हुए कहा तो चांद तारा बेख्तियार हंसने लगी।